Good morning, students. I am Sanjay Royal. Welcomes of you in the special e-learning classes that are provided by Rajasthan Defence Academy, Churu, for the entrance exam of सैनिक schools, military schools, नवोदय school and RIMCs. आज की ये जो क्लास है इसमें हमें साइंस अपना जो सब्जेक्ट है उसमें टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे सेल उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमें टाइप्स ऑफ सेल जो है उसको पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ सेल में हमने पढ़ा था कि दो टाइप के सेल्स जो हैं वो मिलते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक सेल्स। अपने ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर, उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उसके बेसिस पर दो टाइप के सेल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस जो है वो पूरी तरह से डिफरेंशिएटेड नहीं होता या वेल डेवलप्ड नहीं होता, जबकि एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस यदि प्रेजेंट होता है तो वो होती है एक यूकैरियोटिक सेल। उनकी स्टडी हमने की थी। अब यूकैरियोटिक सेल जो है वो भी दो टाइप के होते हैं, कहाँ पर प्रेजेंट है उसके बेसिस पर उनके दो टाइप मिलते हैं, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। ये एक प्लांट सेल का नॉर्मल कार्टून डायग्राम या लाइनर डायग्राम है और ये एक एनिमल सेल का लाइनर डायग्राम है। इसमें यदि हम मेन डिफरेंस देखें तो डिफरेंस क्या मिलेगी? प्लांट सेल में सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है। ये है सेल वॉल जो एक डेड और थिक रिजिड कोट के रूप में या लेयर के रूप में सेल के चारों ओर प्रेजेंट होती है। तो ये प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में। एनिमल सेल जो है उसमें सेल वॉल जो है वो अब्सेंट होती है। दूसरा है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं केवल प्लांट सेल में, एनिमल सेल में वो अब्सेंट रहेंगे। और प्लास्टिड्स की प्रेजेंट खास तौर से क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस के कारण से ही प्लांट सेल जो है वो ऑटोट्रोपिक नेचर की होती हैं। मतलब ये ऑर्गेनिक फूड जो होता है जो सेल के न्यूट्रिशन के लिए चाहिए वो खुद जो है उसका प्रोडक्शन कर सकती हैं। तो इनमें ये कैपेसिटी होती है, इसलिए ये ऑटोट्रोपिक होती हैं। जबकि एनिमल सेल जो हैं वो ऑर्गेनिक फूड के लिए दूसरी सेल्स पर डिपेंड रहते हैं, उन्हें बाहर से लेना पड़ता है। ऑर्गेनिक फूड आउटर सप्लाई पर डिपेंड होते हैं, इसलिए वो हेटेरोट्रोपिक नेचर की होती हैं। एक मेन डिफरेंस जो है वो इनमें मिलता है वोक्यूल के बेसिस पर। वोक्यूल के बेसिस पर देखें तो प्लांट सेल जो है उनमें वोक्यूल नॉर्मली देखा जाए तो सिंगल वोक्यूल मिलती है या 1 2 3 लिमिटेड नंबर में वोक्यूल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और लेकिन उनकी साइज जो है वो बड़ी होती है, बिगर साइज के होते हैं ये। और लगभग यदि देखा जाए 60 से 90% तक ऑक्यूपाई करती हैं पूरी सेल के वॉल्यूम को। और उन्हीं के प्रेजेंस के कारण से साइटोप्लाज्म जो होता है प्लांट सेल में, एक लार्ज वोक्यूल की प्रेजेंस के कारण से साइटोप्लाज्म में जो है वो कहाँ पर रहेगा? पेरीफेरी पर मिलता है। जबकि एनिमल सेल जो है उनमें न्यूमरस कई सारी वोक्यूल्स मिलती हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे साइज की होती हैं और पूरी तरह से साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं या एम्बेडेड रहती हैं। और इसलिए साइटोप्लाज्म जो है वो पूरी सेल में क्या होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, पूरी सेल के अंदर फैला हुआ रहेगा। इसके अलावा सेंट्रियोल जो है वो प्रेजेंट होता है किसमें? एनिमल सेल में। एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा, जबकि प्लांट सेल जो है उनमें सेंट्रियोल अब्सेंट होता है। सेंट्रियोल एक विशेष, एक स्पेशल सेल ऑर्गेनेल है जो सेल डिवीजन में अपना इंपॉर्टेंट रोल जो है वो रखता है। वो केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल जो है वो अब्सेंट रहेगा। तो ये हमने पढ़ा कंपैरेटिव स्टडी अबाउट द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इसके बाद में सेल से रिलेटेड नॉर्मल फैक्ट वगैरह जो हैं उनकी स्टडी हम कर चुके हैं। अब आगे हम सेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं, कुछ स्पेशल फैक्ट जो हैं उनके बारे में या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उनकी स्टडी करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ए टिपिकल सेल। एक टिपिकल सेल जो होती है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह जो हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो आता है सेंट्रोसोम से रिलेटेड। अभी जैसे हमने कंपैरिजन जो है वो पढ़ा था एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल के बारे में। एनिमल सेल में हमने पढ़ा था कि सेंट्रियोल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लांट सेल जो है उनमें सेंट्रियोल जो है वो अब्सेंट होते हैं। ये सेंट्रियोल छोटी छोटी दो स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं, दो स्पेशल ऑर्गेनेल होते हैं जो मेम्ब्रेन लेस होते हैं। ये ध्यान में रखें, सेल मेम्ब्रेन की बेसिस पर सेल ऑर्गेनेल जो है वो 3 टाइप के होते हैं।
एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एंड थर्ड वन आर ए मेम्ब्रेन लेस। तो यहाँ पर ये सेंट्रोसोम जो है वो मेम्ब्रेन लेस साइटो ऑर्गेनेल होता है और ये दो सेंट्रियोल से मिलकर बनता है। दो सेंट्रियोल्स, एक ये इस टाइप का बार शेप्ड होते हैं ये थड़ जैसे, और एक ये इस तरह का जिससे ये स्टीलर शेप का एक सेंट्रोसोम बन जाता है। तो सेंट्रोसोम डिवाइडेड इनटू टू सेंट्रियोल्स, ये दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है। ये सेंट्रियोल जो हैं इनका जो इंपॉर्टेंस होता है वो है सेल डिवीजन में। तो सेल डिवीजन, कोशिकाओं का विभाजन जो है उसमें इनका इंपॉर्टेंट रोल जो है वो रहेगा। और सेल डिवीजन में ये मेनली देखा जाए तो क्रोमोसोम जो हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने में इनका इंपॉर्टेंट रोल जो है वो रहेगा। और ये बड़े होते हैं किनके, माइक्रोट्यूबुल्स के। प्रत्येक सेंट्रियोल जो है उसमें कई सारी माइक्रोट्यूबुल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन फाइबर से मिलकर बने हुए होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो आया किसके बारे में, सेंट्रोसोम के बारे में। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो उसमें ध्यान में रखना है सीलिया और फ्लैजिला के बारे में। सीलिया एंड फ्लैजिला ये भी सेल में मिलने वाली कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। एक फ्लैजिला जो है वो एक लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है, जबकि सीलिया जो है वो भी फिलामेंटस हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं लेकिन बहुत छोटे साइज के होते हैं और उनके नंबर जो है वो ज़्यादा मिलते हैं। इन दोनों का ही काम जो है वो क्या है, ये वेवी वेव लाइक लहर जो है वो उत्पन्न करते हैं जिसके कारण से मूवमेंट करते हैं एनिमल। तो मूवमेंट में इनका रोल होता है। और ये दोनों के दोनों केस में नॉर्मली देखा जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके अंदर मिलते हैं। जैसे पैरामीशियम जो है उसमें कई सारे सीलिया जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ट्रिपेनोसोमा, यूग्लिना, इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तो सीलिया और फ्लैजिला इनमें सीधा सा ध्यान में रखें, ये धागे जैसे अपेंडेजेज होते हैं जो सेल से बाहर निकले होते हैं, उनको कहते हैं अपेंडेजेज, उपांग, जो लोकोमोशन और इमर्ज, जो लोकोमोशन में काम में आते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह गमन जाना जो है उसमें काम में आते हैं। इनकी सहायता से पानी के अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो तैरते हैं या तैरने में ये सहायक होते हैं। इसके अलावा एक और चीज जो है, फैक्ट है, पॉइंट है, उसको और ध्यान में रखोगे, वो है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम जो है वो हम किन्हें कहेंगे, तो क्रोमोसोम्स की यदि हम बात करें तो क्रोमोसोम जो है वो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है उस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। एक दो टाइप के सेल थे, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो है उनमें नॉर्मली देखा जाए सेल डिवीजन में या सेल साइकिल में हम ये पढ़ेंगे, नॉर्मली उसमें जो डीएनए है वो प्रोटीन के साथ में मिलकर क्रोमेटिन रेटिकुलम बनाता है। लेकिन जब सेल डिवीजन होने वाला होता है तो उस समय ये क्रोमेटिन रेटिकुलम जो है वो आपस में गुंथ कर रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इस कंडीशन में या इस स्टेज में सेल में छोटी छोटी बार लाइक स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देते हैं, जिनको स्ट्रेन जब करते हैं तो ये गुलाबी रंग की दिखती हैं। इन्हीं को क्रोमोसोम कहा जाता है। ये क्रोमोसोम जो है वो उनके जो नंबर हैं वो निर्धारित नंबर होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग में यदि हम देखें तो एक सेल जो है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कितने मिलेंगे, 46। एक गेहूं की यदि हम बात करें तो गेहूं की जो एक नॉर्मल सेल, व्हीट की जो नॉर्मल सेल होती है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो होते हैं 14। तो इस तरह से इनके नंबर जो है वो निश्चित होते हैं। और यही क्रोमोसोम जो है वो ही क्या करते हैं, इनमें डीएनए होता है और डीएनए वो मॉलिक्यूल है जो हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। तो इसमें हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड वो इसमें स्टोर होती है और इनको ये जीन के रूप में एक सेल से दूसरी सेल में या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आगे बढ़ाने का काम करता है। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट या पॉइंट जो है वो हमें सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी परमेबिलिटी के बेसिस पर करेंगे। शुरुआत में हमने पढ़ा था कि एक सेल जो है उसके चारों ओर एक कोटिंग जो है या मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पर इस सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी के बेसिस पर यदि हम देखें
तो मेम्ब्रेन जो है वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हमें स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ ए मेम्ब्रेन्स की। तो मेम्ब्रेन जो हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। मेनली देखा जाए तो इनकी 4 टाइप्स, 4 टाइप जो है वो इनके मिलेंगे। इसको हमें समझे उससे पहले एक चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, सॉल्यूशन की स्टडी जो है उसको ध्यान में रखना है। इसमें हमने पढ़ा था पहले भी, सॉल्यूशन किसे कहते हैं। सॉल्यूशन का मतलब होता है विलयन। पानी लिया, उसमें चीनी या नमक को घोल दिया, तो उससे जो उनका मिक्सचर बना है उसको हम सॉल्यूशन कहेंगे। अब एक सॉल्यूशन में मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा जो कंपोनेंट एक सॉल्यूशन का है वो होता है सोल्यूट। सोल्यूट जो है वो घुलने वाली चीज होती है। जैसे शुगर घुल गया तो वो शुगर जो है वो सोल्यूट है। चीनी का जो सॉल्यूशन है उसकी बात कर रहे हैं, और उसमें पानी जिसमें हमने शुगर को घोला है, वाटर, वो सॉल्वेंट है। अब इसमें इसके बेसिस पर टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन जो है वो पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ए परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी यानी पारगम्यता, यानी सेल मेम्ब्रेन के होकर, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कोई मॉलिक्यूल जो है वो सॉल्यूशन में से सेल में इंटर होते हैं या फिर बाहर जाते हैं, उसके बेसिस पर। यहाँ पर मान लिया हमने एक सॉल्यूशन जो है वो लिया है और उसमें एक सेल जो है उसको रख दिया जिसमें क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भी एक सॉल्यूशन ही है और बाहर जो एक सॉल्यूशन है वो रखा हुआ ही है। अब इस बेसिस पर देखें तो मेम्ब्रेन जो है वो 4 टाइप के होंगे। पहली टाइप जो है वो कैसी होगी, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन जिसके आर पार ना तो सॉल्यूशन का कोई भी कंपोनेंट, ना तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ना सोल्यूट के मॉलिक्यूल, ना तो बाहर जा सकें ना अंदर आ सकें, यानी वो इम्परमिएबल होगी। इस कंडीशन को हम कहेंगे, इस मेम्ब्रेन को हम कहेंगे इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। मेनली क्यूटिनाइज्ड सेल वॉल, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं क्यूटिकल, जो लीफ के ऊपर अपर सरफेस जो होती है उनके ऊपर पाई जाती है, जिसके कारण से क्यूटिकल जो है वो वाटर लॉस को रोकती है ताकि पानी जो है वो बाहर नहीं उड़ सके। तो क्यूटिकल जो है वो एक इम्परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसके अलावा लिग्निफाइड या सुबेरेनाइज्ड सेल वॉल जो होते हैं वो भी कैसी होती हैं, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन होती हैं। सेकंड वन जो है वो है परमिएबल मेम्ब्रेन्स। परमिएबल मेम्ब्रेन जिनके आर पार सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल आसानी से आ जा सकें, यानी वो पूरी तरह से पारगम्य होते हैं। चाहे तो उनमें बस जगह होनी चाहिए, उसके बेसिस पर सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों के मॉलिक्यूल, ये सॉल्वेंट एंड सोल्यूट दोनों के लिए क्या होती है, परमिएबल होती है। तो इसे हमें परमिएबल मेम्ब्रेन कहेंगे। इसका एग्जाम्पल ध्यान में रख लें, इसके एग्जाम्पल मेनली ध्यान में रखने हैं। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल है वो है क्यूटिकल, लिग्निफाइड और सुबेरेनाइज्ड सेल वॉल। और परमिएबल मेम्ब्रेन जो है इसका एग्जाम्पल है सेल वॉल। सेल वॉल, नॉर्मल सेल वॉल जो होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज वगैरह से जो बनी होती है, उनके बीच बीच में क्या मिलते हैं, छेद मिलते हैं, पोर मिलते हैं, और उनसे होकर आसानी से कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो परमिएबिलिटी शो करते हैं। थर्ड टाइप जो है वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट के लिए तो परमिएबल हो लेकिन सोल्यूट के लिए इम्परमिएबल हो, उसको हम कहेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। पार्चमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो, या गोल ब्लैडर मेम्ब्रेन जो होती है, यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम मनुष्य को देख लें, बकरा वगैरह इनको देख लें, इनकी जो इंटेस्टाइन होती है उनके ऊपर की लेयर्स जो तैयार करते हैं वो नॉर्मली सेमी परमिएबल टाइप की होती है। इसके अलावा अंतिम जो है वो है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो हम किसे कहेंगे, तो उसमें ध्यान में रखें सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन जो है ये, इसका जो एग्जांपल है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक सेल के बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन मिलती है वो नॉर्मली देखा जाए तो कैसी होती है, सेलेक्टिव
परमिएबल टाइप के मेम्ब्रेन होते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ए मेम्ब्रेन ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी, इम्परमिएबल, परमिएबल, सेमी परमिएबल एंड ए लास्ट वन ए सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन या डिफरेंशिएटली परमिएबल मेम्ब्रेन भी इनको कहेंगे। एक ही बात है जिसमें डिफरेंस किया जाता है, ये सॉल्वेंट और सोल्यूट इनका सिलेक्शन करती है कि कब जरूरत के अनुसार उनके लिए परमिएबल हो जाती है, जरूरत के अनुसार उनके लिए इम्परमिएबल हो जाती है। ऐसी मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होगी। एक वोक्यूल के चारों ओर मिलने वाली मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट या फिर नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन, ये डिफरेंशियली या सेलेक्टिव परमिएबल होती है। इसके बाद में हमें आगे और बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के। उसमें एक वर्ड आता है प्लाज्मोडेस्माटा, तो इसमें बस ध्यान में रखना है व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा और उसका इंपॉर्टेंस जो है वो क्या रहेगा उसको देखें। तो यहाँ प्लाज्मोडेस्माटा की यदि हम बात करें तो ये प्लाज्मोडेस्माटा कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जो रिलेटेड होते हैं प्लांट सेल से। एक प्लांट सेल ये है, दूसरी प्लांट सेल जो इसके अटैच में है ये है। इस प्लांट सेल के चारों ओर क्या हो गई, सेल वॉल। इस प्लांट सेल के चारों ओर भी क्या हो गई, सेल वॉल। तो सेल वॉल इनको क्या करते हैं, बीच में से डिफरेंस करते हैं। यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन है और ये भी सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पर इसका साइटोप्लाज्म, यहाँ इसका साइटोप्लाज्म। प्लांट सेल में कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर सेल वॉल जो है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। और सेल वॉल की एब्सेंस के कारण से इसकी भी नहीं, इसकी भी नहीं, इसके कारण से बीच में यहाँ पर ये आपस में जुड़ गई। तो ये जो स्थान है उसको हम क्या कहेंगे, प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो धागे जैसी कुछ संरचनाएं सी होती हैं जो क्या करते हैं, दो नेबरिंग प्लांट सेल जो होते हैं उनके साइटोप्लाज्म को आपस में जोड़ने का काम करती है। उस स्थान को हम कहेंगे प्लाज्मोडेस्माटा, यानी एक पुल होता है। जैसे दो अलग अलग जगहों को बीच में जोड़ने के लिए एक पुल होता है, वैसा ही एक पुल जैसी स्ट्रक्चर होती है, दो प्लांट सेल को आपस में कनेक्ट करती है, जिनके थ्रू दो प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो इसमें ध्यान में रख लें, प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो किसे कहेंगे, ये सीधा सा हो गया जिसमें सेल वॉल के थ्रू केमिकली साइटोप्लाज्म जो है दो सेल का आपस में कनेक्शन में रहे। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो नोट्स में आपको दे रखा है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के बारे में हमने पढ़ा था। प्रोटोप्लाज्म जो है इसकी खोज की थी पुरकिंजे ने। फिर हेक्सले ने बताया कि प्रोटोप्लाज्म सेल का वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में सेल से रिलेटेड सारी की सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस वगैरह जो है वो कंप्लीट होते हैं, जो लाइफ को बनाए रखते हैं, उसको एक्सिस्ट करते हैं। तो लाइफ का बेस जो है वो माना गया है किसको, प्रोटोप्लाज्म को। तो हेक्सले ने इसको ये नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म में कार्ड द हेक्सले कार्ड अबाउट द प्रोटोप्लाज्म में फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, इसे जीवन का भौतिक आधार उन्होंने कहा था। इसके बाद में एक विशेष फैक्ट जो है वो इसमें आता है यूग्लिना। यूग्लिना जो है इसको एक कनेक्टिंग लिंक जो है वो माना जाता है। कनेक्टिंग लिंक किसके बीच में, एक प्लांट और एक एनिमल सेल के बीच में। प्लांट और एनिमल का कनेक्टिंग लिंक जो है वो इसको कहा जाता है। क्यों, इसमें प्लांट सेल की तरह से सेल वॉल जो है वो नहीं होती, एनिमल सेल की तरह से सेल वॉल जो है वो तो एब्सेंट होती है, वो तो गुण हो गया एनिमल सेल का। और क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं, वो गुण हो गया किसका, प्लांट सेल का। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के फीचर ये शो करता है, इसलिए इसको कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। तो विच ऑर्गेनिज्म इज ए कंसिडर्ड एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ए प्लांट सेल एंड एनिमल्स, तो दैट इज यूग्लिना। यूग्लिना इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में एक और चीज जो है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान में रख लें। हमने ये पढ़ा था कि सेल्स जो होते हैं उन्हें सेल्स में जो एनर्जी है वो प्रोवाइड होते हैं एटीपी के थ्रू।
एक यूकैरियोटिक सेल में देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया वो सेल ऑर्गेनेल है जिसमें एटीपी का जनरेशन या प्रोडक्शन होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल की हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में तो माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट ही होते हैं, तो वहां पर फिर एटीपी जो एनर्जी के लिए चाहिए वो कैसे जनरेट होगी? तो उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की ओर इस तरह से दबी हुई होती है और ये कुछ स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर जो है वो बनाती है जिनको कहा जाता है मीजोसोम। तो मीजोसोम जो है वो एक तरह से देखा जाए तो अल्टरनेट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का। तो मीजोसोम जो है वो एनालोगस होती है, समजात समान होती है माइटोकॉन्ड्रिया के, उसको ध्यान में रखना है। यानी एनर्जी का डेवलपमेंट प्रोकैरियोटिक सेल में कहां पर होता है या रेस्पिरेशन कहां पर होता है, वो है मीजोसोम्स में। या विच स्ट्रक्चर इज द एनालोगस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ए प्रोकैरियोटिक सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोकैरियोटिक सेल में एनालोगस स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, तो वो होगी मीजोसोम। इसके बाद में एक और फैक्ट इसमें दे रखा है CCMB के बारे में, इसको भी जरूर से ध्यान में रख लें। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान और आणविक विज्ञान का केंद्र जो है वो कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र जो है वो स्थित है कहां पर? हैदराबाद में। तो हैदराबाद में ये CCMB जो है वो स्टेबलाइज किया गया है। तो CCMB स्टेबलिश इन हैदराबाद, एक इसको ध्यान में रखोगे। इसके अलावा एनिमल सेल जो है उसमें सीड कोट जो है वो प्रेजेंट होता है। नॉर्मली देखा जाए तो प्लांट सेल जो है उनमें तो सेल वॉल जो है वो क्या करते हैं, दो सेल को आपस में कनेक्ट करके रखे हैं। एनिमल सेल को आपस में कनेक्ट कौन करके रखेगा? सेल मेम्ब्रेन के बाहर कनेक्शन के लिए इनमें सीड कोट जो है वो प्रेजेंट होते हैं, दो आपस में इनको कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो एटीपी के बारे में आता है। यहाँ पर हमने ये पढ़ा था, यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें मीजोसोम मिलेगी। इन दोनों का ही काम क्या है? एटीपी का प्रोडक्शन। एटीपी जो है इसको क्या कहा जाता है? एनर्जी करेंसी ऑफ ए सेल। तो एटीपी कंसिडर्ड एज द एनर्जेटिक करेंसी ऑफ ए सेल, इसे एनर्जी करेंसी में शामिल किया जाता है। और इसी के प्रोडक्शन के कारण से हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो यहाँ पर पावर जनरेट होती है एटीपी मॉलिक्यूल के रूप में। इसके बाद में डीएनए जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल होता है सेल का। साइटोप्लाज्म में ये डीएनए जो है वो नॉर्मली मिलता है न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा और इस डीएनए में डीएनए जो है वो जीन्स के रूप में क्या करता है? सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। और कोई भी सेल जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस शो करती है वो उसके डीएनए के बेसिस पर ही होते हैं। इसलिए इसको केमिकल बेसिस ऑफ सेल जो है वो कहा जाता है, या केमिकल बेस जो है इसको माना जाता है लाइफ का। फिर है डीएनए की जो स्ट्रक्चर है उसको शो करने के लिए डीएनए इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ये स्ट्रक्चर जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहलाती है। जैसे सीढ़ियां होती हैं बड़ी टंकियों में ऊपर चढ़ने के लिए, उस तरह की सीढ़ी जैसी ये संरचनाएं होती हैं। इसको कहा जाता है, इस मॉडल को कहा जाता है डबल हेलिक्स मॉडल। तो डबल हेलिक्स मॉडल वाज प्रोपोनेड बाय वाटसन एंड क्रिक। तो वाटसन और क्रिक इन दोनों ने ये डबल हेलिक्स मॉडल जो डीएनए के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को शो करता है वो प्रोपोनेड किया था। इसके बाद में एक और चीज ध्यान में रखनी है, एक सेल में यदि हम देखें तो एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, एक हमने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट, ये दो ऐसे साइटो ऑर्गेनेल्स हैं जिसमें खुद का डीएनए मिलता है। तो यहाँ पर इनका खुद का डीएनए मिलता है, इसलिए अपने डुप्लीकेट कॉपी ये खुद तैयार कर सकते हैं। इसलिए इनको ऑटोनोमस ऑर्गन जो है वो भी कहा जाता है, या सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन जो है वो भी इनको कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड भी जिसको हम कह सकते हैं, कंसिडर्ड एज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल बिकॉज दे हैव देयर ओवन डीएनए मॉलिक्यूल। और इसके बाद में एक अंतिम चीज जो है वो ध्यान में रखोगे, आरएनए डीएनए की तरह से एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं। डीएनए जो है
वो सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, इसलिए केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहलाते हैं। जबकि आरएनए जो है इनका मेन काम जो है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। तो आरएनए एक मीडियम होता है जिसके बेसिस पर डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटीन के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो उसके बीच में आरएनए मीडियम मॉलिक्यूल का काम करेगा। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड होते हैं, राइबोसोम में पाए जाते हैं और 3 टाइप के आरएनए मॉलिक्यूल मिलते हैं। इनको ध्यान में रख लें, केवल नाम ध्यान में रख लेना। mRNA जिसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए ये राइबोसोम को बनाते हैं। ट्रांसफर आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान एमिनो एसिड को आपस में जोड़ना पड़ता है, एमिनो एसिड को आपस में जोड़ने के लिए एक जगह लाना पड़ता है, उनका ट्रांसफर ये करता है। और मैसेंजर आरएनए कौन से एमिनो एसिड को जोड़ना है उसका संदेश जो है वो इसी पर होता है। तो इस बेसिस पर 3 टाइप के आरएनए जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमने सेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वगैरह जो है वो पढ़ लिए। इसके बाद में इस टॉपिक में एक अंतिम टॉपिक जो है वो और रहा है, या छोटा सा टॉपिक और जो रह गया है अपना इस चैप्टर में, सेल वाले चैप्टर में, वो है सेल डिवीजन। इसकी स्टडी हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।